हेलो फ्रेंड्स, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास थर्मोडायनामिक्स की। और मैंने थर्मोडायनामिक्स जो भी अभी तक आपको पढ़ाया है उसमें आपको हर टॉपिक जो है वो डिटेल में समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाए। लेकिन अभी एग्जाम बहुत पास आ रहा है और मेरी अभी अगर मैं देखूँ तो थर्मोडायनामिक्स की 3 क्लासेज और बचती हैं और उसके बाद 2 क्लासेज अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो भी बचती हैं। तो थर्मोडायनामिक्स जो है थर्मोडायनामिक्स जो है बहुत ही लेंदी टॉपिक है, ऐसी बात नहीं है। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल बेसिक्स वाले ही क्वेश्चंस आते हैं, बट एटलीस्ट आपको बेसिक्स तो आने चाहिए ना। तो कोई नहीं, अब जो बाकी क्लासेस हैं उनको 3 भी ना करके मैं एक ही क्लास में समेटने की कोशिश करूँगी, या 1 या 2 क्लासेस में समेटने की कोशिश करूँगी। जो बाकी की 3 क्लासेज और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन था वो मैं आपको जल्दी ही कराऊँ क्योंकि एग्जाम पास आने वाला है। तो थर्मोडायनामिक्स में अभी जो बच रहे हैं जितने भी टॉपिक्स, उन सबको मैं क्या कराऊँगी, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपके उसके क्वेश्चंस ना छूटें। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स में एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं हम इसके अंदर। तो एंथैल्पी, देखो एंथैल्पी होता क्या है ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंथैल्पी। तो हम बोलेंगे एंथैल्पी के अंदर कि जो एनर्जी को मेजरमेंट करना होता है ना, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एनर्जी का मेजरमेंट ही एंथैल्पी होता है। क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एनर्जी का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? वो एंथैल्पी होता है। और अगर इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, वैसे इसको हम बोलते हैं, सिंबल इसके लिए H यूज़ करते हैं। और इसका मैथमेटिकल अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखते हैं? H = U + PV। ये आपके पास क्या होता है? इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, आपको पता है U क्या है? इंटरनल एनर्जी। एक चीज़ है कि जो साइड में जो आवाज़ आ रही है उनको प्लीज़ इग्नोर करना है क्योंकि आज सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर जगह जो है म्यूज़िक बज रहा है। ठीक है ना। और ये PV क्या है हमारे पास? ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्या है ये? प्रेशर और वॉल्यूम का क्या है? मल्टीप्लिकेशन है आपके पास। और ये आपके पास क्या होगा? टोटल हीट कंटेंट। क्या होगा? टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। हीट कंटेंट जो होता है सिस्टम का वो क्या है आपके पास? ये है। ठीक है ना। तो आपके पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आ गया? H = U + PV। ये आपके पास क्या हो गया? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। और आपको ये याद रखना है इसका फॉर्मूला। ठीक है ना। अब देखो, अब जो हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं, ठीक है, फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फीचर इसका क्या है? जैसे कि आपने पढ़ रखा है कि एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी जो आपके पास है H, वो क्या होती है? वो एक्सटेंसिव इन नेचर होती है। क्या होती है? एक्सटेंसिव इन नेचर होती है एंथैल्पी। ठीक है। सेकंड क्या है? जैसे कि हर किसी में फीचर्स में बताती आ रही हूँ। अब इसका नेचर कैसा है कि ये क्या है? स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ना कि किस पे? पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे? ये क्या है? DH क्या है आपके पास? जो आपके पास है ये साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है इसका वो 0 होता है। मतलब DH आपके पास क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है ना। ठीक है। जो थर्ड इसका फीचर है वो क्या होता है कि जब हीट, अगर हम बात करें हीट टेकन बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, हम बोल दें कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट ली जा रही है उसे हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम एंथैल्पी चेंज बोलेंगे। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? H = U + PV था। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं DH = हम क्या बोल सकते हैं? DU। इसको DU लिख लो, इसका भी कर दो डिफरेंशिएशन। क्या होगा? एक बार PdV + VdP। ये हो गया इस पे यहाँ पे। अब देखो DU + PdV आपके पास क्या होता है? आपको पता है किसके बराबर होता है? ये फर्स्ट लॉ में आपने पढ़ा है, DQ के बराबर होता है। DH = DQ + VdP। समझ रहे हो? ये अपने पास आ गया निकल के। और देखो DH में अगर यहाँ पे आप क्या कर दो? प्रेशर को क्या कर दो? आप प्रेशर को यहाँ पे फिक्स कर दो। प्रेशर फिक्स हो गया तो DP क्या हो जाएगा आपके पास? ये 0 हो जाएगा। और DP 0 हो गया मतलब क्या होगा? ये वैल्यू 0 हो गई। और DH आपके पास किसके बराबर हो गया? DQ। सिर्फ DQ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे P लिखेंगे। मतलब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपका जो हीट टेकन बाय द सिस्टम है वो किसके बराबर है? एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट टेकन बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज किसके बराबर? = एंथैल्पी चेंज। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ से भी आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया। और पेपर में
ऐसे भी आपके पास ऑप्शंस में गिवन हो सकते हैं कि डी एच इज इक्वल टू डी क्यू पी, ठीक है, या फिर आपके पास डी क्यू वी ऐसे करके लिख के दे रखा हो कि डी एच इज इक्वल टू डी क्यू वी। नहीं, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होता। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे तो हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करवा रही हूँ आपको, ठीक है। देखो अब इसमें नेक्स्ट फीचर्स करेंगे, क्योंकि अगर मैं खूब जल्दी भी करती हूँ ना, अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ, तो भी मुझसे जल्दी जल्दी नहीं होता है, बट मैं ट्राई करूँगी, ट्राई माई बेस्ट कि आपके पास में जो है बिल्कुल कम उसमें टाइम में आप कर सको। वैसे मैंने बहुत डिटेल में बता रही हूँ। अब देखो नेक्स्ट इसका फोर्थ फीचर है, किसी पढ़ा था C इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी डी टी, ये पढ़ा था वहाँ पे। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिखवा रही हूँ। डी एच का याद रखना NCP dt, क्योंकि मैं पीछे करवा चुकी हूँ और मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। डी एच क्या होता है, NCP dt। एच इज अ फंक्शन ऑफ, क्या होता है, टेम्परेचर का फंक्शन है। एच किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है इन केस ऑफ आइडियल गैस। ये भी लिखवा चुकी हूँ कि एच क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। यू क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है इन केस ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि डी एच किसके बराबर होता है, NCP dt, और ये मैं पीछे करवा चुकी हूँ, ठीक है ना। ठीक है, देखो अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको अगर आप खोलना चाहो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर डेल एच इज इक्वल टू क्या होता है, NCP dt लिख लो, ठीक है। ये किसके बराबर, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू NCP dt। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है ना। ये भी क्या आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। कि अगर एक की आपको एंथैल्पी गिवन हो, दूसरे की पूछ ले और आपके पास ये गिवन हो, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सको। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और एक चीज़ देखो, आपने देखा था अभी, मैंने अब क्या बताया था आपको कि डेल एच जो होता है किसके बराबर होता है, QP के बराबर होता है। मतलब हीट जो टेकन है सिस्टम के द्वारा वो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वो किसके बराबर होती है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं QP ऐसे, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि हीट टेकन बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी होगी, हीट टेकन बाय अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर कितना होगा, अगर आपके पास ये गिवन हो, तो आप ये QP इज इक्वल टू NCP dt वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक। पढ़ते हैं फिफ्थ फीचर, पढ़ते हैं इसके अंदर। फिफ्थ फीचर इसका क्या कहता है कि जो एंथैल्पी चेंज होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एंथैल्पी जो होती है वो चेंज होती है बाय चेंज इन टेम्परेचर। की टेम्परेचर चेंज होगा तो एंथैल्पी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है ना। तो ये किसने बताया था, ये हमें बताया था किरचॉफ्स इक्वेशन ने। किरचॉफ्स इक्वेशन ने हमें बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो आपकी एंथैल्पी चेंज होती है वो किससे होती है, बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर चेंज होगा तो आपकी एंथैल्पी चेंज होगी। मतलब टेम्परेचर चेंज करने से किसी भी केमिकल रिएक्शन की एंथैल्पी पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। और वो क्या कितना उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो हम किससे पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब आपको पता है यहाँ पे कि आपको पता है, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, A इज इक्वल टू B प्लस C में कंटेंट इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, मान लो डेल H1 है हीट कंटेंट इस रिएक्शन के लिए। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है कहाँ से, T1 टू T2, T1 से T2 टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो एंथैल्पी चेंज बिकम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डेल H2। भाई पहले आपके पास कोई रिएक्शन थी, उसके लिए एंथैल्पी चेंज जो आपके पास था वो डेल H1 था, ठीक है ना। लेकिन हमने कहा कि पहले जो किसी टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे थी मान लो, फिर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो टेम्परेचर चेंज हो गया तो उसकी एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वो हमने क्या बोला, डेल H2 दे दिया, ठीक है ना, डेल H2 दे दिया हमने, ठीक है। तो जनरली हम क्या कहते हैं, जनरली हम बोलते हैं कि डेल H बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, CP के बराबर होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है अभी, अगर इसको हम ऐसे लिख लें, डेल H इज इक्वल टू NCP dt हो गया, ठीक है ना। तो CP के बराबर तो DH नीचे आ जाएगा किसके ऊपर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपके पास यहीं से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ठीक है ना, यहीं से ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखो अब ये केमिकल रिएक्शन है, अब हमें क्या करना है, चेंज इन एंथैल्पी लिखना है, तो यहाँ पर डेल H लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एट कांस्टेंट प्रेशर वो किसके बराबर होगा, डेल CP, ठीक है। चेंज इन आपके पास जो हीट कैपेसिटी है उसके अंदर भी क्या चेंज हो रहा है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप कैसे लिखोगे आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे इसको, आप इसको लिख सकते हो ऐसे करके कि यहाँ पे आपके पास क्या है, डेल डेल्टा H इज इक्वल टू किसके बराबर, डेल CP dt लिख दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, आपने ये लिखा है यहाँ पे। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो जनरल केस क्या होगा यहाँ पे कि आपके पास क्या हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, 1 से 2, मतलब डेल 1 से 2 तक चेंज हो रहा है। और यहाँ पे कहाँ चेंज हो रहा है, टेम्परेचर T1 से T2, एंथैल्पी कहाँ चेंज हो रही है, डेल मतलब H1 से H2 तक चेंज हो रही है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, डेल H2 माइनस डेल H1 इक्वल टू डेल CP, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। समझ रहे हो आप, क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, वो क्या आया हमारे पास कि डेल H2 इक्वल टू डेल H1 प्लस डेल CP
T2 माइनस T1, और ये क्या होता है C। अब इसके अंदर चेंज कैसे लिखोगे, Cp किसका, प्रोडक्ट का लिखोगे, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की Cp इसमें से क्या करोगे, रिएक्टेंट की Cp इसमें क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, यहाँ से माइनस कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें कैसे लिखते हैं, अगर आप डेल H निकालते हो आप किसी का भी, तो क्या करते हो, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट, यही निकालते हो इस तरीके से। अगर किसी का एक की चेंज इन एंथैल्पी आपको गिवन है और दूसरे की पूछ ले और बाकी डाटा गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, यही हो गई आपकी किरचॉफ्स इक्वेशन, दिस इज अ किरचॉफ्स इक्वेशन, यही किरचॉफ की क्या हो गई आपके पास इक्वेशन हो गई। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, बताओ कि आपके पास गिवन है डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर का आपके पास क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, मतलब इसका स्लोप किसके बराबर होगा, आपसे पूछे तो आपको फॉर्मूला याद है किसके बराबर है, Cp के बराबर। इसका ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे। तो जो ये पूछ लेंगे स्लोप किसके बराबर, ये पूछ लेंगे, बताओ किसके बराबर, तो किसके बराबर हो जाएगा, Cp के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो, किसके बराबर हो जाएगा, Cp के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि क्या करते हैं, मतलब अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसका जो फीचर है वो, कि अब हम एंथैल्पी का वेरिएशन पढ़ेंगे किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको वेरी करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, तो वो हम करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से। अब मैं डायरेक्ट आपसे लिखवाऊंगी, पूरा डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ। डेल H बाई डेल P T इक्वल टू माइनस T डेल V डेल T P प्लस V। तो आपके पास ये है, ये आपके पास है थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। हम पहली थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपको पता है। और ये हमारे पास कौन सी आ गई, ये सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ क्या आ गई आपके पास, स्टेट आ गई। तो क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। और पहली जो है मैं पिछली क्लास में आपको करा चुकी हूँ। पहली क्या थी हमारे पास, दोबारा बता देती हूँ, ये थी हमारे पास, ठीक है, ये थी हमारे पास, ठीक है, ये थी, ठीक है, ये थी हमारे पास पहली जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट थी वो ये थी। और फिर मैंने आपको बताया था इंटरनल प्रेशर पाई टी के बराबर था। इस तरीके से मैंने आपको पूरी क्लास में डिटेल में समझाया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गई। और इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, एंथैल्पी का वेरिएशन किसके साथ, प्रेशर के साथ हम इस इक्वेशन से बता सकते हैं। तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ तो आपको इसमें याद क्या रखना है। देखो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, वो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, आपको ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको याद है, यहाँ पे मैं करवा चुकी हूँ, ये याद रखना है, मैं यहीं पे लिखवा देती हूँ, ठीक है। आपके पास ये देखो, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, आपको उसमें भी जैसे आपको फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पढ़ाई थी, उसमें मैंने आइडियल वंडरवॉल का केसेस बताए थे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ऐसे इसमें निकालेंगे, अगर डेल H बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू अगर आइडियल के लिए पूछ लिया जाए, किसके लिए, आइडियल के लिए, तो क्या हो जाएगी, 0 होगी। याद रखना क्या होगी, 0 होगी। और अगर यही वैल्यू डेल H बाई डेल P की किसके लिए पूछ ली जाए, वंडरवॉल के लिए पूछ ली जाए, तो आप क्या कहोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी B माइनस 2A अपॉन RT। ये वैल्यू इसकी हो जाएगी फॉर वंडरवॉल, ठीक है ना, फॉर वंडरवॉल। क्योंकि वंडरवॉल के केस में क्या होता है, H इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, H जो होता है वो प्रेशर का क्या होता है, फंक्शन होता है। लेकिन अगर आइडियल की बात करते हैं तो H जो होता है वो प्रेशर का फंक्शन नहीं होता है, इसीलिए अगर प्रेशर चेंज होगा तो H चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि H किसका फंक्शन होता है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इन केस ऑफ आइडियल, H इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। H किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो H चेंज होगा, वरना चाहे प्रेशर चेंज हो, वॉल्यूम चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, H चेंज नहीं होगा। तो ये याद रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे पूछ ली जाती है, ये याद रखना, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट जो फीचर है वो मैं आपको बताती हूँ। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपसे नेट एंथैल्पी चेंज पूछ ले तो आप कैसे निकालोगे, नेट एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी चेंज अगर आपसे पूछ ले जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो वो कैसे निकालोगे, डेल H किससे निकालते हो, H प्रोडक्ट माइनस H रिएक्टेंट, ठीक है। कैसे करोगे इसको, मतलब डेल H प्रोडक्ट माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल H रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा, डेल H का याद रखना, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव गिवन है, नेगेटिव है तो मतलब कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल H अगर पॉजिटिव है मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ पे क्या नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे हीट निकल रही है, और पॉजिटिव है तो मतलब सिस्टम हीट ले रहा है, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। ये आपको याद रखना है। एक ग्राफ से बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। एनर्जी डायग्राम, आपने प्रोफाइल डायग्राम देखा है, आपने देखा है यहाँ रिएक्टेंट है,
और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, आपके पास इस तरीके से है, यहाँ रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे ये डेल एच कैसे, कौन सी होती है, यहाँ से देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो ये जो एनर्जी होती है दैट इज डेल एच। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, डेल एच। ठीक है, ये क्या है, डेल एच। आपको पता है डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कब होता है, जब क्या हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। मतलब क्या हुआ, अगर अब मैं आपको यहीं पे निकाल के दिखाती हूँ, अगर डेल एच पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना, डेल एच पॉजिटिव हुआ, आप इसी से निकालो। तो कैसे निकालोगे, डेल एच पी माइनस डेल एच आर पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव की बात, जो टोटल जो हमारे पास नेट एंथैल्पी है वो आपके पास क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो। ठीक है, डेल एच पी पॉजिटिव मतलब क्या है कि वो क्या है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव मतलब। ठीक है, तो डेल एच पी डेल एच आर, जब क्या हो, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा हो जाए रिएक्टेंट से, तो हमारे पास जो नेट एंथैल्पी आती है वो क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और ये जो ग्राफ है इसमें आप देख रहे हो, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको साफ साफ कि यहाँ पे किसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस केस में अगर इस तरीके से ग्राफ पूछ ले, डेल एच पूछ ले क्या आएगा, तो डेल एच क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा। और यहाँ देखो रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस आपको दिख रहा है डेल एच, वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट की जो डेल एच है वो ज़्यादा है प्रोडक्ट की डेल एच से। ठीक है, प्रोडक्ट की डेल एच से। तो आप ये समझ लेना, डेल एच नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक, डेल एच पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक। डेल एच पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है, डेल एच नेगेटिव है मतलब रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है। जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट फीचर इसका क्या है कि जो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टिनिटी, ये मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। आपको क्या याद रखना है कि स्पॉन्टिनिटी, अगर हम बात करें कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी नहीं होगी, उसके क्राइटेरियाज क्या हैं। ठीक है, तो याद रखना फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज डेल एच हमेशा नेगेटिव होता है। अगर हम डेल एच की बात करते हैं वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए फॉर किसके लिए, अगर हम बात करें किसकी, स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए डेल एच मस्ट बी नेगेटिव। ओके, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेल एच क्या होगा, नेगेटिव। तो आपको क्या याद रखना है, स्पॉन्टेनिटी का जो क्राइटेरिया है वो क्या याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। डेल एच जो है वो क्या होगा, नेगेटिव या 0 के बराबर होगा। डेल एच की अगर हम बात करें इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे डेल यू 3, डेल जी की टर्म में पूछ ले तो ऐसे, और अगर डेल ए की फॉर्म में पूछ ले तो भी ऐसे। ठीक है, अब देखो साथ में कांस्टेंट भी याद रखने हैं आपको, क्या याद रखने हैं, कांस्टेंट भी याद रखने, एच जी ए यू। ये देखो, अब देखो इसको किस तरीके से करोगे, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, देखो एच है, एच के साइड में क्या है, एस, और इधर क्या है, पी, तो इसके कांस्टेंट आएंगे एस और पी। यहाँ पे क्या है, यू, यू के साइड में एस और वी, तो कांस्टेंट आएंगे एस और वी। अगर आपके पास क्या है, यहाँ पे ए और यहाँ पे साइड में क्या है, वी और टी, तो इसके बीच में कांस्टेंट क्या आएंगे, वी और टी। जी है यहाँ पे, जी के पी और टी, पी और टी, तो ये आपको याद रखना है। अगर जी के टर्म में पूछे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी तो ये ऑप्शन हो गया, अगर एच के टर्म में पूछे तो ये, यू के टर्म में पूछे तो ये, ए के टर्म में पूछे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और कई बार क्या लगते हैं, कई बार वो लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट चेंज करके आपको दे देते हैं और 2 वैल्यू दे देते हैं, और आप वहाँ पे करते कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपको कांस्टेंट अगर आपको याद नहीं है तो आपको अगर ऐसे दे दें 2 वैल्यूज़ पेपर में कि एस और पी दे दिया और साथ में यहाँ पे लिख दिया एस और वी। अब अगर आपको कांस्टेंट याद नहीं है तो आप इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, अगर कांस्टेंट कैसे देखना है, जिसके बीच में रखा है साइड में जो 2 हैं उनको कांस्टेंट की फॉर्म में रख लो यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन जब भी हम बात करते हैं, किसके केस में, केमिकल रिएक्शन के केस में जब भी बात करते हैं तो डेल एच क्या होगा, नेगेटिव, डेल एस क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, डेल एस क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होगा। देखो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्या है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो डेल्टा एस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल एच ऑलरेडी नेगेटिव है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास डेल जी क्या आ जाएगा, ये आपके पास मैं आगे कराऊंगी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेट जो आपके पास डेल जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और हमेशा जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए डेल जी को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। और जो आपने +1 +2 में पढ़ा भी होगा, एक चार्ट दे रखा होता है, उसमें लिखा होता है डेल जी नेगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब उसमें डेल एच की और एस की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से याद रखना आप कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल एस नेगेटिव है
ठीक है, डेल एच क्या होता है, नेगेटिव है, तो आपके पास डेल जी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात कर लें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो डेल एच होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, डेल एच पॉजिटिव है। ठीक है, एंट्रोपी चेंज क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे डेल जी की वैल्यू निकालोगे तो डेल एच माइनस टी डेल एस, अब ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये माइनस है, और ये वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस प्लस ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो डेल जी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस आ गई। समझ रहे हो, तो डेल जी प्लस होते ही रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, अब देखो अभी आपने डेल एच, देखो याद रखना डेल एच को हम किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, डेल यू के साथ भी इसका रिलेशन पढ़ सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, पीवी था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो वहां पे रख लो डेल एन जी आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब आप देख रहे हो यहाँ पे अगर हम ये कैसे निकालते हैं डेल एन जी, तो याद रखना प्रोडक्ट्स के मोल कितने हैं, ठीक है, और जो रिएक्टेंट की गैस है उसके मोल कितने हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं, इसकी डेल एन जी आर टी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है, ठीक है, वो क्या है, अगर हम बात करें, ये ध्यान समझना, किसकी, रिवर्सिबल, देखो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये ध्यान से समझना कि रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, याद रखना आपकी जो वैल्यू होती है किसकी, एंट्रोपी चेंज की, वो किस पे डिपेंड करती है, वो एंथैल्पी चेंज पे डिपेंड करती है। मैं क्या कह रही हूँ, अगर आपका रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, कि जो वैल्यू होती है किसकी, एंट्रोपी चेंज की, एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वो डिपेंड करती है किसकी वैल्यू के ऊपर, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू पे, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू पे डिपेंड करती है। देखो समझ रहे हो, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जो एंट्रोपी की जो वैल्यू होती है, वैल्यू किसकी, एंट्रोपी चेंज की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले H2O लिक्विड है, अगर वो H2O सॉलिड में जा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर क्या गिवन है 1 एटमॉस्फेयर पर मिनट। ये क्या करता है आपको पता ही है, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़ा ही है कि जो लिक्विड अगर वाटर सॉलिड में जा रहा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, फिक्स है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, फिक्स है। ये क्या है, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना कहीं क्वेश्चन में गिवन हो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर ये चेंज हो रहा है, तो वो याद रखना वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और उसमें क्या हो जाता है, अगर वहाँ पर डेल जी की वैल्यू पूछ रखी हो तो याद रखना वो हमेशा 0 होती है। रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में वैल्यू डेल जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब हम देखो समझाती हूँ मैं आपको, डेल जी की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि वो रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन है तो डेल जी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं टी डेल एस, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपके पास आपको पता है यहाँ से अगर आप निकालोगे डेल एच वो किसके बराबर है, टी डेल एस, और हम एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं वो किसके बराबर है, इसके नीचे ये देखो हो गया ना। मैंने अभी क्या बोला था, वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज, अगर वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज किस पे डिपेंड करती होगी, वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, जो एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू होगी वो एंट्रोपी जो चेंज वैल्यू है वो उस पर डिपेंड करेगी। यही बात मैंने आपको यहाँ कही। तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आया कि जब रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है तो डेल एस किसके बराबर है, डेल एच अपॉन टी, डेल एच अपॉन टी। ठीक है ना, तो अभी देखना अगर यहाँ पे डेल एस क्या है, डेल एच अपॉन टी हो, और डेल एच मान लो नेगेटिव है तो डेल एस क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। और अगर अब इसमें अगर देखो यहाँ पे क्या है, इसको कैसे खोलते हैं, जैसे एच कैसे खोलते हैं, एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड माइनस लिक्विड। ठीक है, तो एस सॉलिड माइनस एस लिक्विड वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एस सॉलिड माइनस एस लिक्विड क्या हो जाएगा आपका, 0 से कम हो जाएगा, और एस सॉलिड और एस लिक्विड ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एंट्रोपी होता है, मतलब एंट्रोपी जो होती है लिक्विड की वो किससे ज्यादा आ गई, सॉलिड से। और आपने यही पढ़ा है एंट्रोपी क्या होती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस आपने पढ़ा भी है। तो पता है लिक्विड से सॉलिड जब आप जाते हो
कोई चीज़ लिक्विड है, लिक्विड से क्या जा रहे हो आप, सॉलिड में जा रहे हो, किस में जा रहे हो, सॉलिड में जा रहे हो, यही तो पढ़ रहे हैं हम। जब हम लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है रिएक्शन में, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब भी आप लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो तो क्या होती है, हीट निकलती है, तो डेल एच उसका क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन मुझे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप इतना समझो, आपके लिए ज़रूरी इतना ही है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसका नेक्स्ट केस पढ़ ले। अगर मान लो लिक्विड से किस में जा रहा हो, वेपर में जा रहा हो, फिर तो आप क्या करते हो, सिस्टम हीट लेता है। ठीक है, लिक्विड से क्या कर रहा है, वो वेपर में जा रहा है, तो सिस्टम क्या, हमें क्या होना, हीट देनी होगी। तो डेल एस फॉर्मूला क्या निकला, डेल एच अपॉन टी। अगर ये पॉजिटिव है तो डेल एस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और आपने क्या किया, लिक्विड वेपर माइनस क्या हो गया, यहाँ पे लिक्विड हो गया, तो वो किसी पॉजिटिव आ गया। तो एंट्रोपी क्या हो गई यहाँ पे खुद देखो, जब ये टर्म मतलब पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, तो एस वी किसका ज्यादा हो जाएगा, एस एल से। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी ऑफ वेपर्स क्या हो गई, ज्यादा हो गया एंट्रोपी ऑफ लिक्विड। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि गैस क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उसमें रैंडमनेस ज्यादा होती है, इसीलिए उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि एंट्रोपी सबसे ज्यादा वेपर की होती है, फिर लिक्विड की होती है, और फिर सॉलिड की होती है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। जब भी आपको देखना सॉलिड से लिक्विड में जाए, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में डेल एच, यहाँ पे डेल एच की वैल्यूज लिखवा रही हूँ मैं सारी नीचे। सॉलिड से लिक्विड के केस में जब भी सॉलिड से लिक्विड जाएगा तो डेल एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हीट सिस्टम लेता है। अगर हम बात करें लिक्विड से सॉलिड में वापस आ रहा हो तो हीट क्या होगा, वो निकल जाती है, तो मतलब नेगेटिव होते हैं डेल एच उसमें। अगर हम बात करें यहाँ पे सॉलिड से अगर वेपर में जा रहा हो, सॉलिड से किस में जा रहा हो, वेपर में, तो हमें देनी पड़ती है सिस्टम को, डेल एच पॉजिटिव हो जाता है। अगर वेपर से सॉलिड में आ रहा है तो डेल एच नेगेटिव हो जाता है। अगर क्या हो यहाँ पे लिक्विड से वेपर में जा रहा हो तो डेल एच क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर वेपर से लिक्विड में आ रहा हो तो डेल एच क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा देती हूँ एक ही जगह, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि एंथैल्पी पढ़ रहे हैं तो उसके फीचर्स यहीं पे लिख लेते हैं, जो हमने पीछे ही पढ़े हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आपको मैंने पीछे बता चुकी हूँ कि क्या कि अगर बात हो आइडियल का केस हो और बात हो आइसोथर्मल का केस हो, आइडियल आइसोथर्मल की बात की जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि डेल एच क्या होगा, तो डेल एच क्या होगा, जीरो। डेल यू भी मैं बता चुकी पीछे, इसमें क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि आइसोथर्मल है, मतलब dt क्या होगा, टेम्परेचर चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब जीरो होते यहाँ पे आपको पता है आइडियल केस में क्या होता है, एच इज अ फंक्शन ऑफ टी। एच किसका फंक्शन होता है, टी का फंक्शन होता है। अगर ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो होगा, अगर ये जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं है। ठीक है, और दूसरा अगर बात की जाए, अगर आपके पास बात की जाए यहाँ पे आइडियल की बात की जाए और एडियाबैटिक की बात की जाए, तो उसमें डेल एच किसके बराबर हो जाएगा, NCP T2 माइनस T1। ठीक है, NCP T2 माइनस T1। ठीक है, समझ में आया आपको यहाँ तक। अब देखो याद रखना डेल एच बाई डेल पी हमेशा, अगर मैंने बताया एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर वंडर वॉल, ये मैं बता चुकी हूँ, इसकी वैल्यू बता चुकी हूँ, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी वैल्यू किसके साथ, अगर आइडियल में पूछ लिया जाए तो ये इसके साथ कोई चेंज शो नहीं करता, तो आइडियल के लिए वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। दिस इज जीरो फॉर आइडियल, ठीक है, और नॉट जीरो फॉर वंडर वॉल, और इसकी वैल्यू मैं पीछे लिखवा चुकी हूँ। ठीक है ना। अगर आपको दे दी जाए यहाँ पे डेल एच बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T आइडियल, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू भी आइडियल के केस में अगर हम बात करें जीरो है, क्योंकि ये वॉल्यूम इसके साथ कोई चेंज शो नहीं करेगा, क्योंकि ये किसका फंक्शन होता है, ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ डेल एच बाई डेल टी दे दिया जाए कि अगर अब क्या होगी इसकी वैल्यू, तो वो किसके बराबर होती है, CP की, ये भी मैं बता चुकी हूँ। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपकी एंथैल्पी मैंने पूरी करा दी है।